एक तरफ है बेहद खतरनाक हथियारों से लैस इजराइल आसमान से आग बरसाता हुआ, दूसरी तरफ है गृह युद्ध की आग में जलकर खाक हो चुका सीरिया, अमेरिका से जंग में बर्बाद हो चुका इराक, तमाम बैन लगने से लाचार हो चुका ईरान, बमबारी से तबाह हो चुका फिलिस्तीन। अब सवाल है कि अमेरिका जैसी ताकत का साथ होने के बावजूद इतने लाचार और कमज़ोर मुल्कों से इजराइल क्यों जंग में पिछड़ रहा है? क्या इजराइल तो इजराइल, अमेरिका भी बुरी तरह घिर चुका है? जवाब है, इन तमाम मुल्कों में मकड़ जाल की तरफ फैले सशस्त्र गुट, खतरनाक लड़ाके, हथियारों से लैस और जंग लड़ने की उनकी आत्मशक्ति इजराइल के हौसले पस्त कर रही है। दो गुट तो सीधे तौर पर इजराइल से लड़ रहे हैं, उनके नाम आप अच्छे से जानते होंगे, हिजबुल्लाह और हमास। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस तरह सीरिया में छोटे छोटे ग्रुप इजराइल से लड़ रहे हैं, वैसे ही इराक में भी छोटे छोटे ग्रुप्स ने मोर्चा संभाल रखा है और इन गुटों के मकड़जाल में बेबस मक्खी की तरह इजराइल फंसता जा रहा है। इराक में जो गुट इजराइल की बैंड बजा रहे हैं, उनकी एक लंबी चेन है। इस चेन को ही जोड़कर बनी है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। ये इराकी सेना से एक अलग सैन्य फोर्स है जो कई लड़ाके गुटों से मिलकर साल 2014 में बनाई गई है। इसे पीपल्स मोबिलाइजेशन कमेटी या फिर पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स भी कहा जाता है। ये वो फोर्सेस हैं जिसने न सिर्फ इराक में बल्कि सीरिया में भी जाकर ISIS के आतंकी खरपतवार को उखाड़ फेंका, बल्कि उनकी जड़ों में ऐसा तेजाब उड़ेला कि फिर कभी आसानी से उसकी शाखाएं और न फैलने पाएं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस काफ़ी हद तक सरकारी कंट्रोल से बाहर है। ये एक तरह से इराक की दूसरी सेना है। जब ISIL के खिलाफ इराक की सेना लड़ाई में कमज़ोर पड़ी, तब 2014 में इराक के टॉप शिया लीडर धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने ISIS के खिलाफ लड़ने की अपील की, यानी फतवा जारी किया। दूसरी तरफ ईरान के टॉप लीडर शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी ISIS से लड़ने को कहा। तो इस इराक में शिया मिलिशिया समेत सारे गुट एकजुट हो गए और तब सामने आई पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस। ISIS को जिस तरह इन फोर्सेस ने मात दी, उसके बाद इराकी संसद ने औपचारिक तौर से फोर्सेस को राज्य की अहम संस्था के रूप में मान्यता दे दी। यही वजह है कि 2023 से 25 के लिए जब इराक में बजट का मसौदा पेश किया गया, तो इन फोर्सेस को और ताकत देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी ताकत 2,30,000 जांबाज लड़ाके हैं जो ज़्यादातर शिया मुस्लिम हैं, लेकिन इन फोर्सेस में सुन्नी मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन और यजीदी कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इजराइल के खिलाफ है और उससे दो हाथ करने में भी जुटा है। इसमें तकरीबन 63 गुट शामिल हैं, जिसके ज़्यादातर लड़ाके या तो मजहबी इंटेलेक्चुअल या इराकी पॉलिटिकल लीडर या फिर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के प्रति वफादार हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में 3 मेन गुट हैं। एक वे जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के प्रति वफादार हैं, दूसरे वे जो इराक के लोकप्रिय शिया धार्मिक नेता मुक्तदा अल सद्र के प्रति वफादार हैं जो शांति ब्रिगेड के प्रमुख हैं, और तीसरे वे जो इराक के आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी के प्रति वफादार हैं। कुछ गुट तो खुलकर ही ईरान समर्थित हैं जो ईरान के हितों की रक्षा करते हैं, जैसे कताइब हिजबुल्लाह, सराया अल खोरासानी, कताइब अल इमाम अली। वहीं इराक में 2 मेन गुट पहले से ही राजनीतिक मान्यता उनको मिल चुकी है और वे इराकी संसद में सदस्य रहे हैं। इनमें से एक है बद्र संगठन, जिसे बद्र ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है असैब अहल अल हक, जो एक शिया सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना कैस अल खजाली ने की थी। चलिए थोड़ा और तफसील से जानते हैं। सबसे पहले बात बद्र ब्रिगेड की, जो इराक की सियासत में शामिल होने के बाद बद्र संगठन बन गया। 28 मार्च 2024 को बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने 43वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर इराकी बद्र ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हादी अल अमीरी ने कहा, बद्र सिर्फ एक लड़ाकू टुकड़ी नहीं, बल्कि ये मर्दानगी, हिम्मत और वतन परस्ती का मकतब यानी पाठशाला है। उनके इस बयान से साफ जाहिर है कि आज भी बद्र ऑर्गेनाइजेशन कितना ऑर्गेनाइज्ड है। बात 1982 की है। इराक में सद्दाम हुसैन का शासन था, अंदर ही अंदर विद्रोह पनप रहा था। तब 1982 में ईरानी शिया धर्मगुरु मोहम्मद बाकिर अल हकीम ने एक ब्रिगेड बनाई, नाम दिया बद्र। बद्र नाम की भी अपनी एक कहानी है। बद्र एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 14वीं रात का चांद जो पूरा दिखाई देता है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में एक जंग हुई जिसे इस्लाम की पहली जंग के नाम से जाना जाता है, जंग बद्र। इस जंग में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने करीब 313 सैनिकों के साथ 1000 मक्का वासियों की सेना को हराया था। कहा जाता है कि इस जंग में मुसलमान निहत्थे ही गए थे, जबकि दुश्मन कुरैश के पास चमकती तलवारें थीं।
मगर जंग जीती पैगंबर मोहम्मद साहब ने। ये जंग इस्लामी हिस्ट्री में बहादुरी की मिसाल बताई जाती है। इसी बहादुरी के जज्बे को ध्यान में रखकर ईरान इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन के बाथिस्ट शासन से लड़ने के लिए बद्र ब्रिगेड बनाई गई। संख्या कम होने पर लड़ाकों में जंग लड़ने का हौसला जंगे बद्र से इंस्पायर होकर के भरा गया है। बद्र ब्रिगेड इराक में इस्लामी क्रांति की सर्वोच्च परिषद यानी कि SCIRI के सशस्त्र विंग के तौर पर काम करने लगी। इस ब्रिगेड में इराकी शिया युद्धबंदियों और सद्दाम हुसैन के विरोधियों को शामिल किया गया था। सीनियर कमांडरों में अबू मेहदी अल मुहांदिस, हादी अल अमेरी, अबू मुस्तफ़ा अल शिबानी और अबू मुंतधर अल हुसैनी शामिल थे। गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करके बाथिस्ट शासन के खिलाफ 20 साल तक युद्ध लड़ा गया। बद्र के मेंबर मुहांदिस पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों का आरोप लगाया गया। जब अमेरिका ने इराक में दाखिल होकर सद्दाम हुसैन को उखाड़ा तो उस जंग में बद्र ने भी एक तरह से अमेरिकी सेना का साथ अपने मकसद के लिए दिया और इस दौरान उसने खुद को सियासी तौर पर स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी। 2003 से बद्र ब्रिगेड और SCIRI को एक ही पार्टी माना जाता था। 2004 में बद्र ब्रिगेड का नाम बदलकर मुनादमत बद्र यानी रिकंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट वाला बद्र ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 2012 में इराकी चुनाव में भाग लेने के लिए ISCI से अलग हो गया। अक्टूबर 2021 में 9 सीटें जीतकर बद्र ऑर्गेनाइजेशन इराक में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जब इराक में ISIS ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की तो बद्र उसके खिलाफ हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ। सीरिया में जब असद शासन के खिलाफ बगावत हुई तो बद्र ने असद शासन को मजबूत करने के लिए सीरिया में लड़ाकों के ग्रुप भी भेजे जो बद्र अल जनाह अल अस्करी फी सूरिया यानी सीरिया में बद्र सैन्य विंग का हिस्सा थे। अभी बद्र ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं हादी अल अमेरी। सवाल है कि बद्र ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के लिए कितना खतरनाक है। हिजबुल्लाह की तरह बद्र और उसके नेता हादी अल अमेरी एक तरह से ईरान के बेहद कामयाब स्टार्टअप हैं जो लेबनान और इराक में इतनी गहरी पैठ जमा चुके हैं जिन्हें अब तेहरान के निर्देशों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बद्र एक वलई आंदोलन है जिसका अर्थ ये होता है कि अगर उसे बुलाया जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने एक लीडर की आवाज़ पर ही लब्बैक कहेगा और वो लीडर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई। तभी तो कमांडर हादी अल अमेरी ने एकदम साफ लफ्जों में कहा था, हम इमाम के साथ हैं। अगर हमारे इमाम कहते हैं जंग है तो हम कहते हैं कि ये जंग है। अगर इमाम अमन कहते हैं तो फिर अमन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इमाम इस्लाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके ये इमाम और कोई नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर ही हैं। यही वजह है कि सीरिया में जो बद्र सैन्य विंग है उसकी कमांड सीधे तौर पर ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पास है, यानी बद्र को ईरान की प्रॉक्सी सेना भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है और यही खतरा है इजराइल के लिए। तभी तो बद्र समूह की ओर से हादी अल अमीरी ने कहा है कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में अगर अमेरिका दखल देता रहा तो फिर हम भी दखल करेंगे। हम भी अमेरिका को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। इराक में अमेरिकी सैनिक हैं, उनके अपने ठिकाने हैं और वहाँ रहना उनकी मजबूरी भी है। ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल के साथ उतरता है तो फिर इराक में उसके खिलाफ मोर्चा खुल सकता है जो अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाए। यानी अमेरिका की नस बद्र ने इराक में दबा रखी है, जिससे इजराइल को पूरी तरह अमेरिका का साथ मिलने में मुश्किल है। अमेरिका जानता है कि बद्र एक बड़ा और बहुत जटिल संगठन है जिसके सैन्य और राजनीतिक अंग भी हैं और कई उपगुट भी हैं। मोटे तौर पर यह अपनी चुनावी कामयाबियों, अर्धसैनिक ताकत और संरक्षण नेटवर्क के जरिए से इराक में गहराई से समा गया है। बद्र कई युवा और कट्टरपंथी गुटों का जन्मदाता भी रहा है, जिसमें से एक नाम है कताइब हिजबुल्लाह। कौन है कताइब हिजबुल्लाह? कताइब हिजबुल्लाह पश्चिमी मुल्कों की नज़र में कट्टरपंथी इराकी शिया संगठन है जिसकी शुरुआत हुई 2003 में अमेरिका और ब्रिटेन के इराक पर हमले के बाद। उस वक्त इसकी शुरुआत कई ईरानी समर्थक समूहों के बीच एक संगठन के तौर पर हुई थी। इस ग्रुप को बनाने वाले थे जमाल जाफर अल इब्राहिम, जिसे अबू मेहदी अल मुहांदिस के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप ने 2003 से 2011 तक इराक युद्ध के वक्त गठबंधन सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा ये ग्रुप इराक युद्ध जो कि 2013 से 17 तक चला उसमें एक्टिव रहा। साथ ही सीरियाई गृह युद्ध जो 2011 से एक दशक तक चला उसमें भी एक्टिव रहा। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने तक समूह की कमान अबू मेहदी अल मुहांदिस के पास ही थी। इसके बाद मुहांदिस की जगह अब्दुल अजीज अल मोहम्मदावी उर्फ अबू फदक को नया नेता चुना गया। कताइब हिजबुल्लाह का टारगेट इराक में ईरान समर्थित एक समानांतर सरकार की स्थापना करना और
अमेरिका को अपने देश से बाहर निकालना है। बद्र और कताइब हिजबुल्लाह के अलावा इराक में जो गुट इसराइल के खिलाफ एक्टिव है उनमें से एक है असैब अहल अल हक। असैब अहल अल हक के लीडर कैस अल खजाली हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी इसराइल का समर्थन देना जारी रखते हैं और दुश्मन यहूदी अपने हमले को लेबनान और हिजबुल्लाह पर बढ़ाते हैं तो इलाके में अमेरिकी हितों और इराक में उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अमेरिका याद रखे कि उसे इजरायली शासन और प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली चरमपंथी दक्षिणपंथ सरकार से कोई फायदा नहीं होगा। यानी एक और गुट अमेरिका के फन को दबोचे हुए है। असैब अहल अल हक को खजाली नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, जो इराकी शिया इस्लामिक राजनीतिक गुट भी है और अर्धसैनिक संगठन भी। ये 41वीं, 42वीं, 43वीं ब्रिगेड में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा है। इसके खर्चे, ट्रेनिंग और डायरेक्शन की जिम्मेदारी IRGC की कुद्स फोर्स और हिजबुल्लाह के पास है। 2006 से लेकर 2011 तक इसने अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना पर 6000 से ज्यादा हमले किए ताकि उनको इराक से निकाला जाए। स्नाइपर हमले, रॉकेट, किडनैपिंग कर मार डालना और सड़कों पर IED लगाना इनके जंग लड़ने का अनोखा अंदाज है। इसके पास तकरीबन 20,000 से ज्यादा जांबाज लड़ाके बताए जाते हैं। इसराइल के लिए इराक से कितना बड़ा खतरा? इराक में 2 इलाके हैं, अल-कैम और सिंजर। यहाँ से इसराइल को निशाना बनाने की तैयारी है। सिंजर भौगोलिक नजरिए से इसराइल के खिलाफ मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए सबसे करीबी और सबसे जरूरी पॉइंट है। इराकी नेता सद्दाम हुसैन ने 1991 में तेल अवीव और कई अन्य मेन इजरायली शहरों पर स्कड मिसाइलें फायर करने के लिए इसी इलाके को चुना था। हरकत हिजबुल्लाह, अल नुजाबा, कताइब हिजबुल्लाह और कताइब सैयद अल शुहादा जैसे गुट अल-कैम और सिंजर में पूरी तरह एक्टिव हैं और बेहद प्रभावशाली भी हैं। तीनों ग्रुप ईरान के सबसे करीबी सहयोगी भी हैं और उन्हें अन्य शिया समूहों की तुलना में अधिक हाई टेक्निक लेवल पर ट्रेंड किया गया है। तीनों इराकी ग्रुप्स के पास सिंजर से इसराइल पर ड्रोन हमले करने की पावर है। वे शायद 136 आत्मघाती ड्रोन से लैस हैं जो पूरे इसराइल तक पहुंचने की कुव्वत रखता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।